हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी जो सीरीज चल रही है फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीरीज, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में, बट अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द ट्राई करूंगा मैं कि ये सीरीज आपकी जो रिमेनिंग आपके 25 वीडियोज़ में जो रिमेनिंग वीडियोज़ है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। इससे पहले 7 वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उनको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो आज इस वीडियो में हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लास्ट वीडियोस में एक छोटा सा पार्ट रह गया था एमिनोग्लाइकोसाइड, उसको कंप्लीट करके देन आफ्टर दैट हम एंटी ट्यूबरकुलर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो एमिनोग्लाइकोसाइड होता क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लें। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। क्या होते हैं? नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैविंग अ पॉलीबेसिक एमिनो ग्रुप्स लिंक्ड ग्लाइकोसिडिकली लिंकेज होते हैं 2 और मोर एमिनोस हो गए। ये इसके बारे में बातचीत है, इतना अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑल एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज। जो एमिनोग्लाइकोसाइड है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज से। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में भी बात करी थी। देन all are used as a sulfate salt which are highly water soluble and all are bactericidal एंड मोर एक्टिव एट एल्कलाइन पीएच। सारे एमिनोग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? बैक्टीरिसाइडल होते हैं और ये हमारे पास सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे होते हैं? हमारे पे एल्कलाइन पीएच पे। ठीक है, एंड एमिनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हेन कंबाइंड विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर और वैंकोमाइसिन। अगर इनको हम वैंकोमाइसिन या बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ कंबाइन कर देंगे तो ये सारे हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये कॉज करते हैं क्या? ये हमारा जो ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल है उसको डैमेज करता है। ठीक है, ये हमारा कॉज करते हैं क्या? डैमेज इन ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स में डैमेज कॉज करते हैं, तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, कौन? एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना। 2 तरीके की क्लासिफिकेशन में आता है इसका। एक आता है अपने पास सिस्टमिक, जो सिस्टमिक रूप से हम लोग दिए जाएंगे। दूसरा जो आता है उसमें टॉपिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो टॉपिकल है ना, यहाँ पे जो टॉपिकल है ये हमारा ओनली टॉपिकल होगा, केवल टॉपिकल रूट से दिया जाएगा। बट जो सिस्टमिक है इसको हम लोग टॉपिकल भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिस्टमिक है उसको हम लोग टॉपिकल नहीं दे सकते, बट जो टॉपिकल है उसको सिस्टमिक नहीं दे सकता, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो सिस्टमिक में आपका जेंटामाइसिन आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा, टोब्रामाइसिन आएगा, कैनामाइसिन आएगा, नियोमाइसिन आएगा और पैरोमाइसिन। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल से याद करने का जो एक तरीका है उसको आप याद रखो। न्यू फ्लावर, जो नए फ्लावर हैं, नए फूल हैं, उनको हम लोग टॉपिकल देते हैं, बाकी सारे जो है वो सिस्टमिक में जाते हैं। तो नए फूल कौन कौन से हैं? एन से आएगा, न्यू से आएगा नियोमाइसिन, फ्लावर से आ जाएगा आपका फ्रेमाइसिन। ठीक है, तो जो नए फ्लावर है उनको आप क्या करते हो? उनको आप किस रूट से देते हो? उनको आप टॉपिकल रूट से देते हो। बाकी सारे जो पुराने फ्लावर्स हैं या पुराने जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो आएगा उनको हम लोग सिस्टमिक रूट से देते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है इसका। कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? एमिनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू सेवरल साइट्स एट, कहाँ कहाँ पे बाइंड होते हैं? ये हमारा बाइंड होते हैं 30s एंड 50s। मोस्टली ज़्यादा इनका जो बाइंड होने की कैपेबिलिटी है, मोस्टली ये ज़्यादा 30s पे बाइंड होते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं? 2 चीज़ें काम करते हैं। देन इंटरफियर द फ्रीज द इनिशिएशन एंड इंटरफियर द पॉलीजोम फॉर्मेशन एंड कॉजिंग द मिसरीड ऑफ mRNA कोडॉन। मतलब क्या? सिंपल सा समझो कि जो इनिशिएशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा जो इनकॉर्पोरेशन होता है अमीनो एसिड का, किसमें? जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन हो रही है, ठीक है, उसमें जो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है अमीनो एसिड का उसको रोक देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो मिस रीडिंग ऑफ mRNA कोड, और इससे रिजल्ट में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव और नॉन फंक्शनल प्रोटीन। क्या होता है यहाँ पे? डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनता है। किससे? एमिनोग्लाइकोसाइड। जो बैक्टीरिया में डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है और विच रिजल्ट इन बैक्टीरियल डेथ, और हमारा फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये इसका क्या था? सिंपल सा मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका? हमारे पे एमिनोग्लाइकोसाइड्स का। ठीक है, और एमिनोग्लाइकोसाइड्स को देखो हमने यहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड में 2 रूट दिए, एक सिस्टमिक दिया है, एक टॉपिकल दिया है। क्यों? क्योंकि एमिनोग्लाइकोसाइड जो है वो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और दूसरा ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जो ओटोटॉक्सिक होते हैं, ये क्या होते हैं? ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। और जो ओटोटॉक्सिसिटी है वो मैक्सिमम किसके साथ होती है? KAN। ठीक है, KAN
एन, इन तीनों के साथ मैक्सिमम ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको करेक्ट कर दूँ, यहाँ पे नियोमाइसिन यहाँ भी आ गया, नियोमाइसिन यहाँ भी आ गया, तो ये वाला नियोमाइसिन होगा, यहाँ नियोमाइसिन नहीं होगा, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे नेटलीमाइसिन है। ठीक है, NETILMICI है। ठीक है, तो ये नेटलीमाइसिन है, नियोमाइसिन नहीं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमीनोग्लाइकोसाइड जो ऑटोटॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा कॉज करते हैं के फॉर आपका कैनामाइसिन, ए से आपका कौन सा आएगा, ए से आएगा एमिक एसिड, और उसके बाद एन से जो आएगा, एन से आएगा आपका नियोमाइसिन। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये सबसे ज्यादा अमीनोग्लाइकोसाइड जो है ये सबसे ज्यादा ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। ठीक है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी अगर हम बात करें तो नियोमाइसिन जो होता है ये मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है, वायर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है आपका ये लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ऑटोटॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा किसके साथ, KAN, दैट इज आपका कैनामाइसिन, एमिक एसिड, नियोमाइसिन। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी नियोमाइसिन के साथ, और लीस्ट जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम नियोमाइसिन को टॉपिकल रूट से क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ऑटोटॉक्सिसिटी भी इसी के साथ है। ये मतलब ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर रही, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी सबसे ज्यादा कर रही, और न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी भी सबसे ज्यादा नियोमाइसिन के साथ ही होती है। तो ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी तीनों जो है सबसे ज्यादा किसके साथ है, नियोमाइसिन के साथ है। और न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी जो सबसे लेस है वो किसके साथ है, वो आपके टोब्रामाइसिन के साथ सबसे लेस न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे नियोमाइसिन नहीं होगा, नेटलीमाइसिन होगा, उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो है अलग अलग उससे किसका क्या सोर्स है, तो उसको आप याद रखना। लाइक जेंटामाइसिन, माइक्रोमोनोस्पूरा, परप्यूरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसिटस, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस टेलिबेरियस, सिसोमाइसिन, माइक्रोमोनोस्पूरा, यूनेसिस, देन नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिक, फ्रेमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडुली, एंड पैरोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस हेमोस्पोरा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। नियोमाइसिन को मैंने कैसे याद रखा था, नियोमाइसिन मतलब न्यू फ्लावर। ठीक है, न्यू फ्लावर आया, नियोमाइसिन फ्रेडिक, और जो नया फ्लावर आया वो किसका आया, वो आया लेवेंडर का। ठीक है, तो जो नया फ्लावर आया वो आया लेवेंडर का, तो फ्रेमाइसिटिन लेवेंडर आ गया। देन अगर हम आगे बात करें कैनामाइसिन का, कैनामाइसिटिसियस आ गया, कैनामाइसिन का आ जाएगा। देन स्ट्रेप्टोमाइसिस का आप याद रख सकते हो, ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिस याद रख सकते हो, और सिसोमाइसिन इनियोनेसिस सिस आ रहा है यहाँ पे, इससे आप सिसोमाइसिन याद रख सकते हो। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है जिससे आप पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है वो याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो एमिनोग्लाइकोसाइड का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो अब हम आगे बात करते हैं वो हम आगे बात करेंगे किसके बारे में है, सबसे पहले हम आगे बात करेंगे इसके एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्यूबरक्यूलोसिस क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस an acid fast bacillus AFE that appears red under the gel lesion staining during its mycolic acid ritual। तो ये इसका एक थोड़ा सा टेस्ट भी यहाँ पे आ गया। एंड कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस व्हिच कैन प्रोड्यूस आइदर अ साइलेंट लेटेंट इन्फेक्शन और अ प्रोग्रेसिव एक्टिव डिसीज। दो चीजें हो सकती है, साइलेंट लेटेंट इन्फेक्शन हो सकता है या प्रोग्रेसिव एक्टिव डिसीज जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस प्रेफरेंशियली इन्फेक्ट्स द ह्यूमन, और ह्यूमन में भी कहाँ पे इफेक्ट होता है, लंग्स में ये हमारा इफेक्ट करता है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन में आएगी, सारी फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो क्या है, ट्यूबरोसाइडल होती है, एक्सेप्ट द इथम्ब्यूटॉल जो कि हमारी ट्यूबरक्यूलोस्टैटिक क्लास में आती है। सारी फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो हिपैटोटॉक्सिक होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथम्ब्यूटॉल को छोड़ के, और सारी फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो सेफली यूज की जा सकती है प्रेगनेंसी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के, जो क्या करती है हमारे पास फेटल ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो ये तीन लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ट्यूबरक्यूलोसाइडल होती है इथम्ब्यूटॉल को छोड़ के, सारी जो है वो हमारे पास हिपैटोटॉक्सिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथम्ब्यूटॉल को छोड़ के, सारी जो है प्रेगनेंसी में यूज की जा सकती है स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के, क्योंकि वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट विथ वेट लॉस, फैटिक, प्रोडक्टिव कफ, फीवर एंड नाइट स्वेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन जो इफेक्ट होते हैं, सबसे पहला ऑर्गन जो है प्लूरल कैविटी इफेक्ट होता है, देन आपका लैरिंक्स में इफेक्ट होता है, और लिम्फ नोड्स में इफेक्ट देखने को मिलता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका कौन सा टेस्ट, मैनटॉक्स टेस्ट आता है जिसको टीबी स्किन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये टेस्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम अगर आप बात कर ले क्या किसकी क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन ड्रग हाई इफिकेसी होती है, लो टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, जो सबसे पहले यूज होती है इसका याद करना, आर से रिफम्पिसिन, इथम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड और आइसोनियाजिन, ये जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि क्या होती है, हाई टॉक्सिसिटी होती है, हाई इफिकेसी होती है, लो टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, इसको याद रखने का एक सिंपल सा निमोनिक जो है वो याद रख लो आप, पेरिस। ठीक है, PERIS। ठीक है, पेरिस फर्स्ट लाइन ड्रग है, P फॉर पायराजिनामाइड, E फॉर इथम्ब्यूटॉल, R फॉर रिफम्पिसिन,
आई फॉर आइसोनियाजिड, एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पेरिस से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास क्या, सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग में जो क्लास आती है, लो एफिकेसी होती है, टॉक्सिसिटी हाई होती है, इसको हम लोग सेकंड लाइन में प्रेफर करते हैं। इसमें आएगा आपका पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड आएगा, इथियोनामाइड आ जाएगा, देन आपका थाइयासेटाजोन आ जाएगा, देन आपका साइक्लोसेरिन आ जाएगा, देन आपका न्यूअर ड्रग भी जो वो अभी आपकी सेकंड लाइन में ही आती है, ऐसा नहीं है कि अलग से सेकंड लाइन में ही आएगी वो। एमिकैसिन आ जाएगा, रिफाब्यूटिन आ जाएगा, ओफ्लॉक्सासिन आ जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कैप्रोमाइसिन और लास्ट में कैनामाइसिन आ जाएगा, ठीक। तो ये आपकी न्यूअर ड्रग्स के अंदर आएगी, ठीक है। इसमें से जो ये है CAK, दैट इज CAK, सी फॉर आपका क्या हो गया, सी फॉर आपका कैपिरोमाइसिन हो गया, ए फॉर आपका क्या हो गया, एमिकैसिन हो गया, और के फॉर जो आपका कैनामाइसिन हो गया। ये क्या होते हैं, ये तीनों जो है ये इंजेक्टेबल है। CAK जो आपका वो क्या है, वो इंजेक्टेबल है, और ये प्रेफरेंशियली होता है, अगर सेकंड लाइन में हमें देना है तो प्रिफर्ड सेकंड लाइन में ये जाता है, ठीक है। बाकी जो होता है हमारे पास, बाकी सारे की लो एफिकेसी एंड हाई टॉक्सिसिटी आता है। सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे फर्स्ट लाइन, देन उसके बाद हम लोग सेकंड लाइन, ठीक है। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में, इस क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सारे जो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सॉरी, तो सबसे पहले ड्रग जो है आइसोनियाजिड, ये क्या काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को क्या करता है, इनिबिट करता है आइसोनियाजिड। उसके बाद अगला यहाँ पर माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करेगा, और माइकोलिक एसिड होता क्या है, माइकोलिक एसिड जो है वो हमारा माइकोबैक्टीरियम जो सेल वॉल होती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो उससे बात क्या होता है, बैक्टीरिया का डेथ देखने को मिलता है। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यू टू पायरिडॉक्सिन डिफिशियंसी, हेपेटाइटिस। रिफाम्पिसिन इनिबिट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करता है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस वाया चेंज इन एंजाइम। पायराजिनामाइड अननोन, बट मतलब इसका मैकेनिज्म वैसे तो अननोन है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिवेटेड बाय द बैक्टीरिया इंस्टेंट लैकिंग द बायोएक्टिवेटिंग एंजाइम्स आर रेजिस्टेंट। इथम्ब्यूटॉल की बात करें, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एर्बिनोगैलेक्टम। एर्बिनोगैलेक्टम क्या होता है, जो हमारा सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है, वो उसका इनहिबिट करता है, और ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड करता है 30 राइबोसोम से एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो उसके एडवर्स इफेक्ट हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्सेट्स है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड फ्लू सिंड्रोम देखने को मिलता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्सेट, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट कॉज करता है, पैराजिनामाइड। इथम्ब्यूटॉल की बात करें तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लें। रिफाम्पिसिन क्या होता है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफामाइसिन बी। क्या रिफाम्पिसिन जो है रेड एवरेज कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट एंड टीयर्स, ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। साथ में हैंड एंड फीट सिंड्रोम भी कॉज करता है, ठीक है। देन पायराजिनामाइड, गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी होती है पायराजिनामाइड की। निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो आइसोनियाजिड, इथेनोमाइड हो जाएंगे। क्रॉस टॉलरेंस अकर विद आइसोनियाजिड एंड इथेनोमाइड बिकॉज वो निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव सिमिलर होते हैं, तो इनसे क्या होता है, क्रॉस टॉलरेंस हो जाता है। क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है कि मतलब हम एक ड्रग दे रहे हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है, दूसरी ड्रग का भी टॉलरेंस हो रहा है, मतलब उसका टॉलरेंस तो हो ही रहा है। जैसे आइसोनियाजिड का टॉलरेंस हो गया, फिर अगर हम इथेनोमाइड दे रहे हैं तो भी उसका कुछ काम नहीं हो रहा है, वो भी हमारा रेजिस्टेंट हो गया उसके लिए भी। एंटी टीबी ड्रग विच डज नॉट कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, कौन सा है वो है हमारे पास, क्या, इथम्ब्यूटॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसमें हम लोग मेनली कभी कभी क्या होता है कि हमारा मल्टी ड्रग थेरेपी हम लोग यूज करते हैं टीबी में मोस्टली, बिकॉज सिंगल ड्रग से क्या होता है, रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उतना उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप याद रखते हो तो आपका काम जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ, ऑप्शन है आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटॉल, पैराजिनामाइड, डेप्सोन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पीछे, तो यहाँ पे मैंने ये देखो, ये रहा आपका एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। आइसोनियाजिड का एडवर्स इफेक्ट क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। चलो, तो ये आपका एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा किसका, आइसोनियाजिड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका आइसोनियाजिड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सी ऐसी ड्रग है जो यूजफुल नहीं होती है, कौन सी ऐसी ड्रग है, पैराजिनामाइड है, जेंटामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो हमने देखा था कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो यूजफुल नहीं होती, फटाफट से देखो। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पेरिस में पायरासिनामाइड पेरिस में आ रही थी, फर्स्ट लाइन ड्रग हो जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सारी जो ड्रग है वो सेफ होती है प्रेगनेंसी में एक्सेप्ट द स्ट्रेप्टोमाइसिन, और पेरिस का जो यस था वो भी इससे था, स्ट्रेप्टोमाइसिन से ही था। देन आपका आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है जो हम इसको यूज करते हैं, बट जेंटामाइसिन जो है वो हमारा यूज नहीं होता, केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेंटामाइसिन, बिकॉज नॉट यूजफुल पूछा है, तो ये इसको आप लोग ध्यान रखना, नॉट यूजफुल लगाना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंडेड फॉर द सिस्टमिक यूज। सिस्टमिक यूज के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता, एथलीमाइसिन, सीसोमाइसिन, नियोमाइसिन, पैरामाइसिन। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, न्यू फ्लावर हमने बात करी थी ना, तो न्यू से क्या था, नियोमाइसिन था ना।
तो वो हमारा टॉपिकल यूज़ के लिए था, तो सिस्टमिक के लिए वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर दिया आपका, जिसमें हमने एंटी ट्यूबरकुलर और अमीनोग्लाइकोसाइड की बात कर दी। अभी जो हमारा है इस पे 2 लेक्चर आएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले एंटी वायरल एंटी मलेरियल के बारे में बात करेंगे, देन पहले एंटी फंगल एंटी लेप्रोटिक, देन एंटी वायरल एंटी मलेरियल, और एक क्लास आएगी जिसमें हम लोग एंटी कैंसर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो इसके साथ ही हमारा जो एंटी माइक्रोबियल वाला जो सबसे मेजर पोर्शन जो है पूरी क्लास का, पूरे फार्माकोलॉजी का, वो हम कवर कर देंगे। एंड आफ्टर दैट देन हम ऑटोकॉइड्स एंड गाउट्स कंप्लीट करेंगे, फिर सीएनएस एंड एएनएस जो बचेगा उसको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे बिफोर एग्जाम। आपके एग्जाम से 10 to 15 डेज पहले ये सीरीज मैं कंप्लीट कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आता है कि सर इज दिस सीरीज इनफ। ये कंप्लीट गारंटी है कि 28 क्वेश्चन जो फार्माकोलॉजी से आते हैं, अगर आप ये सीरीज पूरी की पूरी फॉलो करते हो तो अराउंड 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बस इसको अच्छे से फॉलो करके नोट डाउन करके चीज़ों को अपने माइंड में मेमोराइज करो और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। बाकी आप जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे आकर हमें फॉलो कर लो। नोट्स हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जाके वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। और अगर आपको अपना सेशन प्लान करने में दिक्कत हो रही है, अपनी स्टडी में कोई इशू आ रहा है, तो आप 1-to-1 सेशन डायरेक्टली मेरे से बुक कर सकते हो, उसके एक नॉमिनल सा चार्ज देके। ठीक है, वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। अगर वहाँ से कोई इशू आता है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।